हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल A3 अकेडमी में आनंद कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम रीजनिंग पढ़ने वाले हैं और रीजनिंग में जैसा कि कल की क्लास में हमने रीजनिंग के पूरे सिलेबस के बारे में चर्चा की थी और आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आपने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही अमित सर के द्वारा मैथ्स की क्लास देखी होगी, अब रीजनिंग की क्लास उसके बाद हुआ करेगी, तो आपको प्रॉपर वे पे नोट्स बनाते चलना है। तो आज से हम पहला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। आपने थंबनेल में देखा ही होगी, आज हम पढ़ेंगे सिलॉक्स यानी कि न्याय निगमन के बारे में। अब आपके मन में एक प्रश्न ये आ रहा होगा कि सर हम पहला चैप्टर न्याय निगमन ही क्यों पढ़ें। तो देखिए दोस्तों, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अब कोई भी एग्जाम उठा के देखिए जिसमें रीजनिंग आती है, वहाँ इस चैप्टर से कम 2, जी हाँ दोस्तों, कम से कम 2 और मैक्सिमम 5 क्वेश्चन, जी हाँ दोस्तों, कम से कम 2-3 और मैक्सिमम 5 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। और बच्चे टाइम बहुत ज़्यादा ले लेते हैं और कभी श्योर भी नहीं होते कि सही है या नहीं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं न्याय निगमन के बारे में और यहाँ पे आपको बिना वेन डायग्राम, जी हाँ दोस्तों, बिना वेन डायग्राम के हम सॉल्व करेंगे। अगर आपने इससे पहले कहीं पढ़ा तो पूरा माइंड को फ्रेश करिए और सब भूल जाइए, इसको एक बार पढ़ के देखिए और फिर आप लगाइएगा। आपके पास जो भी बुक होगी या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा लीजिएगा पेपर के और वहाँ से आप सॉल्व करेंगे, देखेंगे आप 100% इसको सॉल्व करेंगे। तो एंजॉयमेंट के साथ हम पढ़ेंगे और धीरे धीरे चीज़ों को समझते चलेंगे। आज हम देखेंगे नॉर्मल चीज़ों के बारे में, यहाँ से जो स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हमको 4 प्रकार के सेंटेंस मिलते हैं, चाहे हम कथन देखें या निष्कर्ष। इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं उसमें 2 चीज़ें दी होती है, कथन दिया होता है या 1 कथन दे देता है, 2 कथन दे देता है, 3 कथन दे देता है। मैक्सिमम 3 से ज़्यादा नहीं देता, 4 भी देता है लेकिन बहुत कम देता है, तो 3 कथन तक देता है। उसके बाद एक निष्कर्ष दे दिया होता है, 2-3 निष्कर्ष दे देते हैं। उसमें से पूछेगा कौन सा अनुसरण करता है, पहला, दूसरा या दोनों, या इनमें से दोनों में से कोई नहीं। तो ऐसे हमारे सामने निष्कर्ष आ जाएंगे। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए बहुत अच्छे तरीके से। तो कोई भी कथन हो या निष्कर्ष हो, सबसे पहले हम देखते हैं ऑल का केस, उसके बाद देखते हैं नन का केस, उसके बाद सम का केस, उसके बाद सम नॉट। थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, चीजें अपने आप समझ में आती जाएंगी। तो देखिए, अगर हम देखेंगे कथन, तो जहां पे कथन दिया होगा, 2 चीजें तब इसमें दी होंगी, एक तो कथन दिया होगा और दूसरा निष्कर्ष दिया होगा, ठीक है, यानी कि स्टेटमेंट दिया होगा और कंक्लूजन दिया होगा। तो कथन को हम आय कहेंगे, आय यानी कि इनकम बोलेंगे। जहां पे भी कथन होगा उसको हम किससे इंडिकेट करेंगे, हम मानेंगे उसको कि ये इनकम है, आय है। उसके बाद जो हमारा निष्कर्ष होगा उसको हम क्या मानेंगे, खर्चा, एक्सपेंडिचर हम मानेंगे, ठीक है ना, एक्सपेंस मानेंगे। अब ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए आल का केस जहां होगा, इसको हम जहां पे आल आएगा उसको दिमाग में बैठा लीजिए, उसको हम क्या देखेंगे, 100 और 50, 100 और 50 देखने वाले हैं। उसके बाद नन के क्लास में क्या होगा, नन के केस में देखिए 100 और 100 होने वाला है। उसके बाद सम के केस में देखेंगे, सम के केस में क्या होगा, 50 और 50, 50 और 50 होने वाला है। सम नॉट के केस में क्या होने वाला है, 50 और 100 होने वाला है। तो इन चीज़ों को हम बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। अब कैसे, थोड़ा सा सब्र करिएगा, चीज़ें ऑलरेडी समझ में आ जाएंगी। तो जहाँ पे ऑल दिया होगा आपको याद कर देना, ऑल यानी कि 100-50, पहले 100 होगा, दूसरा 50 होगा। जहाँ पे नन होगा वहाँ पे 100 और 100 होगा। जहाँ पे सम होगा वहाँ पे 50 और 50 होगा। जहाँ पे सम नॉट होगा वहाँ पे 50 और 100 यानी 50 और 100 होगा। अब देखिए यहाँ पे 2 निगेटिव सेंटेंस होते हैं और 2 पॉजिटिव, तो आप समझ जाएंगे ये वाला पॉजिटिव सेंटेंस है और ये वाला नेगेटिव सेंटेंस है। जहां पे नॉन या नोट लगा होगा वो नेगेटिव। ये कैसा सेंटेंस है, पॉजिटिव है, और ये कैसा है, नेगेटिव है। ये तो आप बच्चों वाली बात है, तो जान जाएंगे। तो थोड़ा सा सब्र बनाइएगा, देखिए कि बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो आल के केस में क्या होता है, 150 कैसा सेंटेंस है, पॉजिटिव है। नन के केस में क्या होता है, 100 और 100 होता है, लेकिन सेंटेंस कैसा होता है, नेगेटिव होता है। उसके बाद सम के केस में क्या होता है, 50 और पॉजिटिव होता है। सम नॉट के केस में 50 और 100, बस इतना माइंड में आपको बैठा लेना है। और हमने पहले ही बताया कि कथन में हम देखेंगे आय क्या होती है, हमारी इनकम, ठीक है ना। उसके बाद देखिए निष्कर्ष में हम क्या देखेंगे, व्यय यानी कि एक्सपेंसेस देखेंगे या एक्सपेंडिचर। अब थोड़ी सी चीजें याद रखिएगा, जहां पे 2 कथन दिया होगा, अगर पॉजिटिव दिया है और पॉजिटिव दिया है तो इसका जो निष्कर्ष निकलेगा वो पॉजिटिव, प्लस 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 ही होता है, मैथ में आप ही पढ़े ही होंगे। उसके बाद देखिए प्लस और माइनस मिलके क्या होंगे, माइनस होंगे। माइनस और प्लस मिलके क्या होंगे, आप देखोगे माइनस होंगे। और अगर दोनों माइनस माइनस है तो याद रखिएगा वहां पे कोई भी रिजल्ट नहीं बनेगा। अगर दोनों कथन नकारात्मक दिए होंगे तो आप डायरेक्टली उसको क्रॉस कर देंगे, कोई भी निष्कर्ष देखने की आवश्यकता नहीं होगी, डायरेक्टली बोल देंगे दोनों गलत हैं, ठीक है ना। तो ये आपको मायने बैठाना, पहले प्लस प्लस तो प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है,
माइनस प्लस माइनस होता है और माइनस माइनस यानी कि नो रिलेशन, जहां पे माइनस माइनस होगा तो वहां पे नो रिलेशन। ये आपको बस इतनी चीजें, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, याद करना है, बस इतनी चीजें आपको माइंड में बैठा लेनी है। तो क्या चीज बैठानी, 3 चीजें आपको याद रखनी है यहाँ पे। पहली तो आपको याद रखना है सेंटेंस में कि 4 प्रकार के कथन होते हैं। पहला ऑल होता है, दूसरा सम नॉट होता है, नन होता है, तीसरा जो होता है सम होता है और चौथा होता है सम नॉट, 4 प्रकार के। उसके बाद हमने देखा कि ऑल के केस में क्या होता है 100 50, नन के केस में 100 100 और सम के केस में 50 और 50, सम नॉट में 50 और 100। उसके बाद हमने क्या बोला, कथन को हमने देखा आय और निष्कर्ष को हमने देखा व्यय। उसके बाद ये नॉर्मल चीजें, तो 3 चीजें हमें याद रखनी है। अब आप आगे देखिएगा कि आय, अगर किसी व्यक्ति की आय, थोड़ा सा लॉजिक सी बात है, अगर किसी व्यक्ति की आय है 100 रुपए, अगर किसी व्यक्ति की आय 100 रुपए है तो क्या वह 100 रुपए खर्चा कर सकता है? बताइए, किसी व्यक्ति की अगर आय 100 रुपए है तो क्या वह 100 खर्चा कर सकता है? आप बोलोगे सर बिल्कुल खर्चा कर सकता है। क्या जिसकी आय 100 है क्या वो 50 खर्चा कर सकता है? बिल्कुल खर्चा कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है जिसकी आय 100 है वह 100 भी खर्चा कर सकता है और 50 भी खर्चा कर सकता है। सिंपल सी बात है, जिसकी आय 100 रुपए है वो तो 100 तो खर्चा कर सकता है, साथ में 50 भी खर्चा कर सकता है। और जिसकी आय 50 रुपए है तो वह क्या 100 खर्चा कर सकता है? बोलोगे सर बिल्कुल खर्चा नहीं कर सकता। क्या 50 खर्चा कर सकता है? बोलोगे सर बिल्कुल खर्चा कर सकता है। तो ये बेसिक सी बात है, इतना तो आप जानते होंगे कि जिसकी आय 100 है तो 100 भी खर्चा कर सकता है, 50 भी खर्चा कर सकता है। जिसकी आय ही 50 है तो वह 100 खर्चा नहीं कर सकता, केवल 50 खर्चा कर सकता है। क्लियर है? चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अब आप चीजों को समझ चुके होंगे। अब देखिए कथन कैसे बनते हैं। तो एक कथन देते हैं आपको, देखिए कथन क्या होगा आपके सामने, कथन ऐसे दिया होगा, कथन आपके सामने दे दिया, मान लीजिए सभी हिरण शेर हैं, सभी हिरण शेर हैं, ये आपको कथन दे दिया। अब उसके बाद देखिए यहां से दे देगा आपको निष्कर्ष। क्या दे दिया? निष्कर्ष। निष्कर्ष पहला क्या दे दिया, कुछ हिरण शेर हैं। दूसरा आपको दे दिया सभी शेर हिरण हैं। तीसरा दे दिया कुछ शेर हिरण नहीं है। यहां से हम कितने भी निष्कर्ष बना सकते हैं, लेकिन 3 अभी यहां पे आप समझिएगा। तो सबसे पहले मैं क्या बोला कि ऑल का केस यानी कि सभी, ऑल के केस में क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है पहला वाला हमेशा सब्जेक्ट कहलाएगा, सेकंड वाला प्रेडिकेट कहलाएगा। पहला वाला क्या कहलाता है? सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है 100 है और ये प्रेडिकेट कितना है 50। तो ये सब्जेक्ट का पहला वाला सब्जेक्ट, दूसरा वाला यानी, ठीक है ना, ऐसे आप कहते हैं पहला सब्जेक्ट दूसरा प्रेडिकेट। तो देखिए आय हिरण की कितनी है 100 और शेर की आय कितनी है, शेर की आय है 50। तो देखिए कुछ के केस में क्या होता है, तो आप बोलोगे सर कुछ के केस में होता है 50 और 50 सब्जेक्ट भी और प्रेडिकेट भी। तो ये बताइए हिरण की आय कितनी है, हिरण की आय 100 है तो क्या 50 खर्चा कर सकता है? बिल्कुल। मैंने क्या बोला, निष्कर्ष में हमें देखना है खर्चा व्यय। तो क्या हिरण 50 खर्चा कर सकता है? बिल्कुल खर्चा कर सकता है। शेर की आय कितनी है 50 है तो क्या 50 खर्चा कर सकता है? बिल्कुल। मतलब कि यह सही है, आप डायग्राम बना के चेक कर लेना, ये निष्कर्ष सही है। दूसरा देखिए सभी शेर हिरण है। अब देखिए सभी के केस में क्या होता है, ये हो जाएगा 100, सब्जेक्ट पहले 100, ऑल, चूंकि ऑल लिखा है और यहाँ पे हो जाएगा 50। अब देखिए शेर की आय कितनी है 50 और शेर खर्चा कितना कर रहा है 100। तो क्या शेर खर्चा 100 कर सकता है? बिल्कुल नहीं खर्चा कर सकता, क्योंकि इसकी आय ही 50 है, इसलिए यह हो जाएगा गलत, आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं। देखिए कुछ शेर हिरण नहीं है, और ये सेंटेंस कैसा है, निगेटिव। हमने आपको क्या बताया था 2 पॉजिटिव सेंटेंस होकर के पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखिए पॉजिटिव सेंटेंस तो इसका निगेटिव तो कभी बनेगा ही नहीं, तो इसलिए यह भी गलत हो जाएगा। तो इसका आप क्या आंसर लिखोगे, केवल एक अनुसरण करता है, केवल एक सही है, पहला निष्कर्ष बस सही है। क्लियर है? आप डायग्राम बना के भी चेक कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। अभी थोड़ा सा हमारे साथ समझिएगा, उसके बाद चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब थोड़ा सा आपके मन में डाउट हो रहा होगा ऑल वाले केस में। तो देखिए ऑल को हम क्या, ऑल माने सभी। ऑल पहला देख लीजिए, इसको मैं लिख दे रहा हूं हिंदी में ऑल, जैसे ऐसे दिया होगा सभी ए बी हैं, ऐसा हो जाएगा पहला कथन। दूसरा क्या होगा,
नन के केस में, नन के केस में क्या दे देगा, कोई ए बी नहीं है, ये ऐसे रहेगा। तीसरा क्या होगा, तीसरा हो जाएगा कुछ ए बी हैं। चौथा कुछ ए बी नहीं है। इसके अलावा आपको पांचवा कोई भी सेंटेंस नहीं मिलेगा, आप पेपर उठा के देख लेना। तो ऑल मतलब सभी में क्या हो जाएगा, सभी ए बी हैं। नन मतलब कोई भी नहीं है, और कुछ है कुछ नहीं है, तो ये हो जाएगा सम नॉट। ये हो जाएगा ऑल का केस, ये हो जाएगा नन का केस, ये हो जाएगा सम का केस, और ये हो जाएगा सम नॉट का केस। क्लियर इतना, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया है। आगे चलिए, अब आपको चीजें धीरे धीरे समझ में आ रही हैं। चलिए आगे आप क्वेश्चन देखिए, आगे और एग्जाम्पल देता हूं, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। आज पहली क्लास है, बस इसको अच्छे से समझते जाइए। अब चलिए आगे मैं कथन लिखता हूं, एक कथन कुछ पेन किताब हैं। ये आपका हो गया कथन। अब मैं आपको निष्कर्ष दे रहा हूं, आपको जल्दी से कमेंट करते चलना है कौन सा इसमें सही है। पहला, सभी पेन किताब हैं, पहला। दूसरा, सभी किताबें पेन हैं। तीसरा देखिए, कुछ किताबें पेन हैं, कुछ किताबें पेन हैं। चौथा देखिए, कुछ किताबें पेन नहीं हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि जहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस है तो निगेटिव तो पहला से गलत हो गया, निगेटिव तो पहले ही गलत हो गया, निगेटिव तो बनेगा नहीं। अब देखिए यहाँ पे कुछ के केस में, सम के केस में क्या होता है, सब्जेक्ट होगा ये 50 और ये 50, ठीक है। अब देखिए सभी के केस में क्या होता है, आप बोलोगे सर यहाँ 100 होगा, यहाँ पे 50 होगा। सभी केस में क्या होगा, यहाँ पे 100 होगा, यहाँ पे 50 होगा। उसके बाद देखिए कुछ के केस में क्या होगा, यहाँ पे 50 होगा और यहाँ पे 50 होगा। तो अब देखिए आय कितनी, कथन में आय देखते हैं। यहाँ पे पेन की आय 50 है और किताब की आय 50 है। अब देखिए यहाँ पे पेन की आय तो 50 है, लेकिन खर्चा कितना कर रहा है, 100। तो क्या 100 खर्चा कर सकता है, बिल्कुल नहीं, तो डायरेक्टली आप कर दिए गलत। उसके बाद देखिए सभी किताबें की खर्चा कितना है, 100, लेकिन आय कितनी किताबों की, 50, तो यहाँ से ये भी हो गया गलत। आगे देखिए कुछ किताबें पेन है, बिल्कुल ये वाला सही हो जाएगी, क्योंकि देखिए जहाँ उसकी आय 50 है तो खर्चा भी 50-50 है, तो दोनों केवल निष्कर्ष 3 इसमें निकलेगा, केवल निष्कर्ष 3 सही है। क्लियर इतना। चलिए आगे चलिए, अब 2 स्टेटमेंट लेते हैं, इसमें एक नोट डालिएगा और लिखिएगा। देखिए जहाँ पे 2 कथन होंगे, जैसे हमने लिखा कथन, हमने पहले लिखा कथन। पहला कथन क्या है, देखिए सभी शेर हाथी हैं, सभी शेर हाथी हैं। आगे देखिए कुछ शेर बकरी हैं, कुछ शेर बकरी हैं, कुछ शेर बकरी हैं। अब आपको करना क्या है, सबसे जहां पे 2 कथन दिए होंगे वहां पे आपको कॉमन शब्द, जी हाँ दोस्तों, जहां 2 या 2 से अधिक रहेंगे वहां पे आपको कॉमन शब्द पकड़ना है। कॉमन, अभी आपको चीजें समझ में आ जाएगी। देखिए यहाँ पे कॉमन क्या है, आप देखोगे इन दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन क्या है, शेर। कॉमन क्या है, शेर, ठीक है ना। चलिए निष्कर्ष अब देखते हैं, यहाँ पे हम निष्कर्ष बनाते हैं। निष्कर्ष, पहला
सभी शेर बकरी हैं। दूसरा, कुछ बकरी शेर हैं। तीसरा, कुछ हाथी शेर हैं। चौथा, कुछ शेर बकरी नहीं है। अब देखिए, सेंटेंस होते हैं दो प्रकार के। पहला होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। पहला होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब क्या, पहले सेंटेंस का संबंध पहले से ही, यहां पे भी पहले का संबंध पहले से ही। इनडायरेक्ट क्या होता है, जब पहले का रिलेट करेंगे दूसरे से, वो होता है इनडायरेक्ट। समझ में आई बात। पहले का अगर पहले से, मतलब शेर और हाथी का संबंध है तो डायरेक्ट कहलाएगा, एक ही लाइन का उसी लाइन से संबंध, डायरेक्ट सेंटेंस। और इनडायरेक्ट क्या कहलाएगा, जब पहले का दूसरे से संबंध या दूसरे का पहले से संबंध, या पहले का तीसरे से संबंध या दूसरे का तीसरे से संबंध, तो इनडायरेक्ट कहेगा। जब सीधा सीधा संबंध निकलेगा उसको हम डायरेक्ट कहेंगे। सिंपल सी बात है, सीधा सीधा, चाहे पहले लाइन का सीधा हो चाहे दूसरे लाइन का। क्लियर है। अब देखिए, सभी के केस में क्या होता है 100, यहाँ पे क्या होगा 50। सम के केस में क्या होता है, यहाँ पे 50 और यहाँ पे 50। उसके बाद देखिए, ऑल के केस में क्या होगा 100, यहाँ पे कितना होगा 50। आप कमेंट करते चलिए क्या आप कौन कौन से इसमें निष्कर्ष निकल रहे हैं। यहाँ पे कुछ के केस में क्या होगा 50 और यहाँ पे क्या होगा 50। यहाँ पे क्या होगा 50 और यहाँ पे भी होगा 50। यहाँ पे क्या होगा 50 और यहाँ पे होगा 100। देखिए, निगेटिव तो डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, सभी शेर बकरी हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा सर शेर तो यहाँ पे 100 है, शेर की आय तो यहाँ पे 100 है तो 100 खर्चा कर सकता है, लेकिन नहीं। यहाँ पे देखिए, शेर और बकरी का संबंध दूसरी लाइन से है, शेर और बकरी डायरेक्ट है पहले। तो यहाँ पे देखिए, इस वाले में शेर की आय कितनी है, जहाँ से दोनों शब्द मिलेंगे, यहाँ देखिए शेर और बकरी, मतलब शेर और हाथी, इसको छोड़ दीजिए, शेर और बकरी, शेर और बकरी। तो यहाँ पे शेर की आय कितनी है 50, लेकिन खर्चा कितना कर रहा है 100, तो ये हो जाएगा गलत, क्योंकि शेर की आय 50 है, क्योंकि बकरी यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इसलिए ये वाला दूसरे वाले से उठाया है। आगे देखिए, कुछ बकरी शेर है, कुछ बकरी शेर है, कुछ बकरी शेर है। तो देखिए, आय दोनों की 50-50 है, तो 50-50 खर्चा कर सकता है, बिल्कुल सही। आगे देखिए, कुछ हाथी शेर है, कुछ हाथी शेर है। अब देखिए, यहाँ पे कुछ हाथी शेर है, पहले वाले का सेंटेंस का ले लिया, कुछ हाथी शेर है, तो भाई शेर की आय कितनी है इसमें 100 है, हाथी की कितनी है 50 है, तो 50-50 तो दोनों खर्चा कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। और ये तो गलत ही हो गया, मतलब यहाँ पे दूसरा और तीसरा सही है, दूसरा और तीसरा कथन सही है। आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। कुछ क्वेश्चन आप लगाएंगे तो चीज़ें क्लियर होती चलेंगी। अब कुछ कथन और देखते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं कथन, तो यहाँ से चीज़ें अब आपकी क्लियर होंगी। कथन देखिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, पहले देखिए, कुछ पेन रबर हैं, कुछ पेन रबड़ हैं। दूसरा देखिए, सभी रबड़ कटर हैं। ये दो कथन हो गए। अब आपके सामने आते हैं निष्कर्ष। अब आपको जल्दी से कमेंट करते चलना है कैसे। देखिएगा, सभी कटर रबड़ हैं, सभी कटर रबड़ हैं, पहला। दूसरा देखिए, कुछ पेन कटर हैं। तीसरा देखिए, कुछ कटर पेन है। अब यहाँ पे आपको देखना, सबसे पहले
तो सम का केस है, डायरेक्टली आपको अंक लिख लेना 50 और 50। सभी का केस कितना है 100 और यहाँ पे है 50। अब देखिए 100 और 50 यहाँ पे जब हो गया तो 100 और 50 में अब आपको देखना है पेन और कटर का संबंध क्या बनेगा। देखिए पेन और कट, भाई रबड़ रबड़ कॉमन शब्द है, कॉमन हमने बोला किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे। तो देखिए रबड़ की वैल्यू 100 है, मतलब कि कटर और पेन का संबंध बनेगा, बिल्कुल बनेगा कटर और पेन का संबंध। और कटर और पेन में जब देखेंगे इसका तो कटर और पेन में संबंध, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे बोला सभी कटर रबड़ है, सभी के केस में क्या होता है 100 और 50, सम के केस में क्या होता है 50 और 50, और यहाँ पे सम के केस में क्या होता है 50 और 50। अब देखिए कटर और रबड़ का संबंध बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो देखिए कटर और रबड़, कटर और रबड़, यहाँ पे देखिए कटर और रबड़ डायरेक्ट संबंध है, डायरेक्ट संबंध है। तो क्या बोला सभी कटर, यहाँ पे कटर का इस सेंटेंस से देखिए सभी कटर रबड़ है, तो कटर की आय कितनी है यहाँ पे देखिए कटर की आय तो 50 है, क्या 100 खर्चा कर सकता है नहीं, इसलिए यह गलत हो गया। उसके बाद देखिए कुछ पेन कटर हैं, पेन और कटर का संबंध कब बनेगा। अब यहाँ से देखिए इनडायरेक्ट है, पेन और कटर का संबंध कब बनेगा जब कोई इन दोनों सेंटेंस में कोई भी एक शब्द कॉमन हो, जैसे कॉमन क्या है रबड़, और उनमें से एक की वैल्यू क्या हो 100 हो। तो एक की वैल्यू यहाँ पे 100 है रबड़ की, मतलब कटर और पेन का संबंध बनेगा। तो कुछ पेन कटर है, देखिए आय 50 आय 50, ये भी सही है। आगे देखिए कुछ कटर पेन है, कुछ कटर पेन है, ये भी सही है। तो मतलब कि यहाँ पे दूसरा और तीसरा सही है, दूसरा और तीसरा सही है, ठीक है ना। आपको कॉमन शब्द देखना है, अगर कॉमन शब्द में वैल्यू 100 है तभी संबंध बनेगा। आगे देखिए एक और एग्जांपल, कथन पहला है, कथन सभी घड़ी सेल हैं, सभी घड़ी सेल हैं, कुछ सेल मोटर हैं, मोस्टली आपके एग्जाम में 2 ही कथन दिए रहते हैं। अब देखिए निष्कर्ष, अब आपको समझ में आएगा। यहां से देखिए पहला निष्कर्ष, सभी सेल घड़ी हैं, सभी सेल घड़ी हैं। दूसरा कुछ मोटर घड़ी हैं। आगे देखिए तीसरा कुछ सेल मोटर नहीं है। अब बताइए इन तीनों में से कौन सही है कौन गलत। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखना कॉमन शब्द, सभी के केस में क्या होता है 100 और 50, यहाँ पे कुछ के केस में क्या होता है 50 और 50। अब याद रखिएगा सेल, कॉमन शब्द क्या है सेल, कॉमन शब्द क्या है सेल। यहाँ पे सेल की वैल्यू कितनी है 50, यहाँ पे सेल की वैल्यू कितनी है 50। तो हमने क्या बोला जो भी शब्द कॉमन हो वहां पे एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। क्या यहाँ पे सेल की वैल्यू 100 है, बिल्कुल नहीं है। क्या यहाँ पे सेल की वैल्यू है 100, या तो यहाँ पे 100 हो या यहाँ पे 100 हो या फिर दोनों जगह 100 हो, तभी हम घड़ी और मोटर का संबंध बनाएंगे। अब देखिए जहां पे सेल और सेल जो शब्द कॉमन है, कॉमन शब्द सेल है, वहीं पे वैल्यू किसी की वैल्यू 100 नहीं है, मतलब कि घड़ी और मोटर का कोई भी संबंध नहीं बनेगा। तो घड़ी और मोटर से जितने भी निष्कर्ष बनेंगे आप डायरेक्टली गलत कर दोगे। तो देखिए यहाँ पे घड़ी और मोटर, तो ये डायरेक्टली गलत हो गया। और यहाँ पे देखिए डायरेक्टली यहाँ पे सभी सेल घड़ी हैं, तो यहाँ पे सभी केस में क्या होता है 100 और यहाँ पे होता है 50। तो सेल की आय, देखिए सेल की आय 50 है, तो क्या 100 खर्चा कर सकता है नहीं कर सकता, ये भी गलत। और निगेटिव तो गलत होंगे, मतलब इसमें पहला दूसरा और तीसरा तीनों गलत हैं, तीनों गलत हैं। अब देखिए एक और आखिरी, उसके बाद आप चीजों को समझ चुके होंगे। चलिए एक और देखते हैं, भाई गलती करिए ना, जब तक गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे कहाँ से। चलिए आगे लेते हैं।
3 ही देखिए। अब यहाँ से जल्दी से बताइए कौन सा सही है। तो सबसे पहले हमको क्या देखना है, कॉमन। सबसे पहले अगर 2 कथन दिए तो हमको कॉमन देख लेना है। तो मालिक यहाँ पे 100 और 50, यहाँ पे भी क्या है 100 और 50, कॉमन शब्द क्या है मालिक। तो मालिक की वैल्यू क्या 100 है, कहीं पे बिल्कुल है, मतलब नौकर और किसान का संबंध बनेगा, नौकर और किसान का संबंध बनेगा, क्योंकि जो मालिक कॉमन शब्द है मालिक, इसमें एक की वैल्यू 100 है। मैंने क्या बोला, चाहे यहाँ पे 100 हो, चाहे यहाँ पे 100 हो, चाहे दोनों पे 100 हो, जो भी दोनों कथनों में कॉमन शब्द होगा उसमें कहीं किसी एक की वैल्यू 100 हो, तो यहाँ पे 100 मतलब नौकर और किसान का संबंध बनेगा। अब देखिए कुछ किसान नौकर है, कुछ के केस में क्या होता है 50 और 50, तो कुछ किसान नौकर है, 50 के केस में हमको देखने की आवश्यकता नहीं है, सही है, ठीक है ना। कुछ के केस में देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भाई आय 50 से तो कम है ही नहीं, तो 50 किसान की खर्चा भी 50 कर सकता है, और नौकर की तो 100 है तो 50 तो खर्चा कर ही सकता है। आगे देखिए कुछ नौकर किसान है, यहाँ पे 50 और यहाँ पे 50, मतलब ये भी सही है, तो 50 तो खर्चा कर ही सकता है नौकर। अब आगे देखिए सभी मालिक नौकर है, सभी के केस में क्या होता है 100 और 50। अब देखिए मालिक का खर्चा कितना है 100, लेकिन मालिक की आय कितनी है, तो देखिए मालिक की आय कितनी है, चूंकि मालिक और किसकी बात कर रहा है, नौकर की, तो मालिक और नौकर, तो यहाँ पे देखिए मालिक और नौकर, मालिक की आय तो 50 है लेकिन खर्चा कितना कर रहा है 100, इसलिए यह गलत हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे मालिक की तो आय कितनी है 50, लेकिन खर्चा कितना कर रहा है 100। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर मालिक की आय तो यहाँ पे 100 है, लेकिन ये डायरेक्ट सेंटेंस नहीं है बेटा, किसका संबंध पूछ ले, मालिक और नौकर। तो मालिक और नौकर केवल इस सेंटेंस का है, इस सेंटेंस का मालिक और नौकर, ये वाला काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे किसान नहीं दिया, डायरेक्टली इस वाले सेंटेंस बस का ये निष्कर्ष है, पहले वाले का बस है ये, इसलिए यहाँ से, ठीक है ना। तो आगे हम क्लास कंटिन्यू करेंगे। आपको थोड़ा सा समस्या है कि 1 बार 2 बार ये वीडियो देखिएगा, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कल से कोई भी क्लास हो, थोड़ा सा अगर आप समझ लेंगे, यकीन मानिए ये जो चैप्टर है बच्चे 4-4 6-6 महीने पढ़ते हैं, हमेशा डाउट। मैं जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया था तो हमेशा मैं गोला बना के किया करता था, कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं, सभी बी सी हैं, तो इस तरह में बच्चा हमेशा डाउट रहता था, हमेशा डाउट रहता था, और कभी भी 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व नहीं कर पाए। हमेशा अगर 5 क्वेश्चन आते थे तो 2 तो गलत हो ही जाते थे, 2 गलत हो जाते थे। लेकिन इस तरीके से आप पढ़ लो, चूंकि मैंने खुद तैयारी की हुई है तो हमको चीज़ें पता है कि बच्चे कहाँ से समझ में आएंगे। थोड़ा सा समय लगेगा, हाँ थोड़ा सा समय लगे इसको समझने में, थोड़ा सा भी बोरिंग भी लगेगा, क्योंकि जब हम कोई चीज़ समझते हैं तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में बोरिंग होती है। तो यहाँ पे अगर आप एक बार समझ जाएंगे तो सीधे कल की क्लास लेने के बाद आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए इसी तरह अपना प्यार और स्नेह हम पे बनाइए रखिएगा। आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को शेयर करिए, और इन सारे क्वेश्चन की अगर PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने हमें सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। जय हिंद, जय भारत।